हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई पर ध्यान देते होंगे। तो चलिए आज हम लोग कक्षा 10 के पहले अध्याय से संसाधन और विकास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने जाना कि संसाधन क्या है। चलिए एक बार इसको हम लोग फिर से दोहराते हैं। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हर वस्तु हमारे लिए क्या है, संसाधन है, जिसका उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। वो सारी वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपने प्रतिदिन के जीवन में करते हैं हमारे लिए क्या है, संसाधन है। तो आज चलिए हम लोग इन्हीं संसाधन के विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या इनके कितने प्रकार हैं, तो इन्हें सामान्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। सभी संसाधन या तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं या फिर मानव निर्मित संसाधन होते हैं। हम लोग जितने भी वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं या तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया होता है या फिर वह मानव निर्मित होते हैं। अब प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं या जिसका निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे सूरज की रोशनी, पानी, मिट्टी, हवा आदि। प्राकृतिक संसाधनों की अप्रत्यक्ष खपत का अर्थ है कि हम उन्हें क्या करते हैं कि इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों को संशोधित करके अपने सुविधा अनुसार बना लेते हैं और फिर इनका इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे संसाधन हैं जिनका हम उनके मूल रूप में उपयोग न करके उसमें कुछ संशोधन करके उनका उपयोग करते हैं। तो हम अपने जीवन को और आरामदेह बनाने के लिए, सुविधाजनक बनाने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं में क्या करते हैं, थोड़ा संशोधन कर देते हैं और फिर वह क्या बन जाता है, मानव निर्मित संसाधन बन जाता है। जैसे प्राकृतिक संसाधन के कुछ उदाहरण आप लोग पहले भी देखे कि हमारे पेड़ है, हमारे फल फूल, हवा, पानी, ये सब क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। हमारे जो बादल है, हमारे पर्वत है, हमारे पठार है, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और इनका हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारे वन्य जीव भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। हमारे वन में जितने भी जीव जंतु रहते हैं वे भी हमारे लिए क्या संसाधन है, किसी न किसी रूप से हम उनसे लाभान्वित होते हैं। अब चलिए हम लोग मानव निर्मित संसाधन की बात करें तो हमारे घर में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं, वह मानव निर्मित संसाधन होते हैं। जैसे आपके पढ़ाई लिखाई में आने वाले आपके बुक्स, आपके नोटबुक्स, आपके पेंसिल, आपका मकान, आपके घर में उपयोग आने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं, ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन होते हैं। अभी जो आप जिस मकान में रह रहे हैं वह भी क्या है, एक मानव निर्मित संसाधन है। इसको क्या किए हम लोग, प्राकृतिक संसाधन को संशोधित करके अपने सुविधा अनुसार बनाए। चलिए ये तो हुआ प्राकृतिक और मानव निर्मित संसाधन के बारे में जानकारी। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग संसाधन के विभिन्न प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि संसाधन किस प्रकार हमारे लिए प्राकृतिक उपहार है और मानव अपने मानवीय क्रियाओं के द्वारा किस तरह इसे अधिक से अधिक सुविधाजनक बना करके अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि जैविक संसाधन क्या है। जैविक संसाधन की प्राप्ति जीव मंडल से होती है, अर्थात वे सभी वस्तुएं जिसमें जीवन होता है वह जैव संसाधन कहे जाते हैं। जैसे हम मनुष्य, प्राणी जगत, वनस्पति जगत,
मछली और हमारे वन्य प्राणी, ये सभी क्या है, जैविक संसाधन है। इसके आगे हम लोग अब अजैव संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। अर्थात जिसमें जीवन नहीं होता है, जो प्राणहीन होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे हमारी सरके हुई चट्टान हुआ, धातुएं, ये सभी क्या है, अजैव संसाधन के उदाहरण है। हमारी नदियाँ भी क्या है, अजैव संसाधन के उदाहरण है। हमारी मिट्टी, चट्टानें, खनिज, पर्वत सभी क्या है, अजैव संसाधन के उदाहरण है, क्योंकि ये निर्जीव होते हैं और हमारे वातावरण में उपलब्ध होते हैं, लेकिन ये प्राणहीन होते हैं, इसमें जीवन नहीं होता है। चलिए अब हम लोग इसके नेक्स्ट वर्गीकरण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि सामाप्यता के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है। सामाप्यता के आधार पर संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, नवीकरणीय योग्य संसाधन और अनवीकरणीय योग्य संसाधन। अब हम लोग जान लें कि नवीकरणीय योग्य संसाधन क्या है। तो वातावरण में उपलब्ध वे वस्तुएं जो प्रकृति से स्वतः उपलब्ध होते हैं और जिनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, वे सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं। यह पुनः नवीकृत होते रहते हैं, अर्थात अगर एक बार हम इसका उपयोग कर लें तो ये समाप्त नहीं होते हैं, पुनः हम इसका दोबारा भी उपयोग कर सकते हैं। यह अर्थात यह नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है। उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। अब उदाहरण के रूप में हम लोग हवा को ले ले, जल को ले ले, वन को ले ले। ये सब क्या है, कभी भी समाप्त नहीं होने वाला है। इसका हम कितना भी उपयोग करें यह कभी भी समाप्त नहीं होंगे और यह लगातार हम लोग के उपयोग करने के बाद भी इनकी मात्रा भी नहीं घटती है। अब हम लोग आगे अनवीकरणीय योग्य संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिन संसाधनों को हम किसी भी तरीके से पुनः नवीकृत या पुनः उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, अर्थात जिसका उपयोग अगर हम एक बार कर ले तो वह पुनः क्या होता है, समाप्त हो जाता है, पुनः हमारे इस्तेमाल के लायक नहीं रहता है। एक बार उपयोग करने के बाद वह समाप्त हो जाता है। जैसे हमारे जीवाश्म ईंधन है, पेट्रोल वगैरह जो है या कोयला वगैरह जो है, इसका अगर एक बार हम उपयोग कर ले तो यह समाप्त हो जाते हैं, पुनः इसका उपयोग हम लोग नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है कि इनका विकास होने में, इनका निर्माण होने में बहुत लंबा अंतराल लगता है। और खनिज और जीवाश्म ईंधन जो है यह इस प्रकार के संसाधन के उदाहरण हैं, क्योंकि इनको बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इसमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं जो है वह पुनः चक्रीय होती है, लेकिन यह क्या, इसमें भी काफ़ी समय लगता है। लेकिन जीवाश्म ईंधन की बात करें तो अगर इसका उपयोग हम एक बार कर ले तो पुनः हम इसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। अर्थात वैसे संसाधन जिसका उपयोग अगर हम एक बार कर ले तो पुनः वह हमारे उपयोग के लायक नहीं रह जाते हैं, ऐसे संसाधन और नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अब संसाधन के नेक्स्ट आधार पर जो इनका विभाजन किया गया है वह है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन तथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। सर्वप्रथम हम लोग व्यक्तिगत संसाधन के बारे में जान लें। यह संसाधन जो है किसी निजी व्यक्ति का होता है, समझे। जैसे आपका मकान हुआ, इस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है। जैसे आपका मकान हुआ, यह क्या हुआ, व्यक्तिगत संसाधन हुआ। आपका बगीचा आपका व्यक्तिगत संसाधन हुआ, इस पर किसी खास व्यक्ति का मालिकाना हक होता है। आपकी गाड़ी हुई, यह क्या है, आपका व्यक्तिगत संसाधन हुआ। अब हमारे पास ज़मीन जो है
वो तो हमारा है, लेकिन इसके लिए हम क्या करते हैं, लगान चुकाते हैं, फिर हम इसका मालिक या जो भी मालिकाना हक है वो हमें मिलता है। लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसके मालिक कौन होते हैं, सरकार होती हैं। तो संसाधन, ऐसे संसाधन जिस पर किसी निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। जैसे आपका गाड़ी हुआ, आपका मकान हुआ, आपका बगीचा हुआ आदि। चलिए हम लोग सामुदायिक संसाधन के बारे में जान लें। सामुदायिक संसाधन वैसे संसाधन को कहते हैं जो पूरे समुदाय के सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध होते हैं। जैसे हम जिस जगह पर रहते हैं वहाँ का तालाब हुआ, वहाँ का मंदिर हुआ, वहाँ का विद्यालय हुआ, वहाँ का जो चारागाह होता है वह हुआ, वहाँ का पिकनिक स्थल हुआ। यह सभी क्या होता है, सामुदायिक संसाधन कहलाते हैं। अब राष्ट्रीय संसाधन की बात करें तो हमारे देश में पाए जाने वाले सारे राष्ट्रीय जितने भी संसाधन हैं सभी राष्ट्रीय संसाधन हैं। हमारे देश में जितने भी संसाधन पाए जाते हैं सभी क्या है, राष्ट्रीय संसाधन है। चाहे वह हमारी सड़कें हो, नहर हो, रेल लाइन हो, या वन संसाधन हो, जल संसाधन हो, खनिज संसाधन हो, ये सब क्या है, हमारे राष्ट्रीय संसाधन है और इस पर पूरे राष्ट्र का अधिकार होता है। आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो है इस अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर नियंत्रण रखती है। समुद्री तटरेखा से 200 समुद्री मील की दूरी के बाद जो भी संसाधन होता है उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। जान लीजिए कि समुद्र के जो तटरेखा है उससे 200 समुद्री मील के बाद जो भी संसाधन होता है उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होता है। इसका देखभाल जो है, इसका नियंत्रण जो है वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं रखती है। तो इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना कोई भी देश उपयोग नहीं कर सकता है। इस पर पूरे दुनिया के जितने भी देश है सभी का अधिकार होता है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो सहमति है वह लेना आवश्यक होता है। तो चलिए आगे हम लोग संसाधन के अगले प्रकार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विकास के स्तर के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संभावी संसाधन, दूसरा है विकसित संसाधन, तीसरा है भंडार संसाधन और चौथा है संचित कोष संसाधन। अब इनके बारे में हम अलग अलग जानकारी प्राप्त करेंगे। तो संभावी संसाधन वैसे संसाधन है जो किसी प्रदेश में होते तो है परंतु इसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा होता है। उदाहरण के तौर पर भारत के पश्चिमी भाग में खास करके राजस्थान और गुजरात में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और वहाँ पर हवा भी बहुत तेज़ चलती है। तो वहाँ पर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के संसाधनों की अपार संभावना है परंतु हम लोग इसका अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं। इसकी संभावना है कि भविष्य में हम इस प्रकार की ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए इस तरह के संभावना वाले जो संसाधन होते हैं उन्हें हम संभाव्य संसाधन कहते हैं। चलिए इसी क्रम में हम लोग आगे विकसित संसाधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये इस प्रकार के संसाधन होते हैं। विकसित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका सर्वेक्षण तो किया जा चुका है, उनके उपयोग और गुणवत्ता की मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है। विकसित संसाधन कहलाते हैं। संसाधनों का विकास प्रौद्योगिकी और उसके संभाव्यता के आधार पर निश्चित होता है। अगला है भंडार संसाधन। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं परंतु हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका उपयोग कर सके। वो हमारे पास है लेकिन हमारे पहुंच से दूर है। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से हम लोग जानते हैं कि
जल बनता है। तो हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन सकता है, परंतु इसका जो प्रयोग करेंगे उसके लिए वह उन्नत तकनीकी हमारे पास नहीं है, इसलिए इस प्रकार के संसाधन भंडार संसाधन कहलाते हैं। अब संचित कोश संसाधन भंडार का ही एक हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी और ज्ञान की सहायता प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी आरंभ नहीं किया जाए। अर्थात संचित कोश संसाधन वैसे संसाधन हैं जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इसका उपयोग अभी प्रारंभ नहीं किया गया है। इसका उपयोग भविष्य में अब हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जा सकता है। जैसे नदियों के जल के द्वारा क्या होता है, विद्युत उत्पन्न किया जाता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही किया जाता है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोश है जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। आई होप बच्चों संसाधन के विभिन्न प्रकारों के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गई होगी। अगर पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।